बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जब भी कोई विकट समस्या होती है या खासकर जनता के लिए कोई बात होती है तो उस समय हम लोग किसी वरीय चिकित्सक की सुझाव आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद हैं, जो वरीय चिकित्सक हैं दरभंगा में, जो प्रसाद पॉलीक्लिनिक है। आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। सर, खासकर देखा जा रहा है कि आपने डीएमसीएच के समय में पहला जब अधीक्षक थे उस समय पहली लहर थी कोरोना की, एक नया था सब कुछ, लोगों को एहसास नहीं था, न डॉक्टर समझ रहे थे, न पैरामेडिकल स्टाफ समझ रहे थे, न प्रशासन के अधिकारी समझ रहे थे। अचानक ये आ गया था संकट, तो उस समय कैसा लगा आपको? किस तरह? देखिए, वो पहले फरवरी अंत में एक मरीज आया और उसकी जांच करनी थी। उस समय हम लोगों के पास में सिर्फ एक आईडीएस था जिसमें हम लोग उस समय की इन्फेक्शस डिजीज़ को रखते थे। बड़े बुरे ही स्टेट में था, यहाँ बहुत बुरे कंडीशन में था। उसको जहाँ तक ये हम लोगों से उसका हो सका उसे हम लोगों ने ठीक कराया। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मरीज़ बढ़ने लगे धीरे धीरे, आपने ठीक ही कहा, उस समय कुछ भी उपलब्ध नहीं था, बीमारी नहीं थी, डॉक्टर इसके विषय में ज़्यादा नहीं जानते थे, वैज्ञानिक नहीं जानते थे, प्रशासन नहीं जानते थे, हमारे मंत्री विधायक जो भी हो, इससे जो भी संबंधित रहते हैं, पत्रकार, सभी लोग, इससे कुछ ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और जब हम लोग चीन में, वुहान में सुना तो सोचा कि वहाँ होता है, यहाँ नहीं होता होगा। फिर केरल आया, महाराष्ट्र आया, दिल्ली आया, अंत में बिहार में भी आ गया। तो बिहार में आ गया, दरभंगा में भी आया। और उस समय जब हम लोगों के सामने ये आया तो एक बहुत बड़ा रौद्र रूप लेकर के आने लगा। तो उस समय में जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसमें जो भी मरीज ऐसे जगह से आते थे जहाँ पर कोरोना है तो वहाँ के लोगों को स्क्रीन करते थे। स्क्रीन करके जिसका उसके लिए उन लोगों को रखते थे, बाहर से जो भी वाहन आते थे हवाई जहाज, तो उसको हम लोग स्क्रीन करते थे और रखते थे। तो उसको रखने के लिए हम लोगों ने उस समय नर्सेज हॉस्टल और नर्सेज कॉलेजेस बनाया, वो बंद पड़ा था। उसको हम लोगों ने यहाँ के डीएम से बातचीत करके उसको खुलवाया और उसमें अधिस्थापित किया कोरोना वार्ड। तो उस समय ये ऐसा लग रहा था कि अचानक लोगों में डर का माहौल, आपके पारा में सब स्टाफ को लेकर के आपको काम करना था। उस समय एक चैलेंजिंग जॉब था, एक प्रशासन भी आपके साथ थी, तो किस तरह उस समय लगा? बिल्कुल 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 चैलेंजिंग था। उस समय जो आया, लोग डर से बहुत उस समय डरते थे कि वहाँ जाएंगे तो मुझे भी हो जाएगा, ये स्थिति थी उस समय की। तो उस समय पीपी किट भी अवेलेबल नहीं हुआ था, जो किट था वो सर्जिकल किट था, तो बहुत ही थे, लोग जानते थे। तो उस समय पीजी स्टूडेंट्स आए रिवोल्ट पर कि हम लोग कैसे जाएंगे। वहाँ पर जितने भी क्लास 4 के एम्प्लॉय थे, जो लोग थे, सब काफ़ी करते थे। और हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज़र या मास्क या फिर पीपी किट नहीं था। जो पहले का कभी का था उसी को लेकर के हम लोगों ने शुरू किया। कुछ ठीक भी हो रहे थे। तो यहाँ उस समय प्रारंभिक स्टेज में कोई भी डेथ नहीं हुआ। उस समय ऑक्सीजन की उतनी ये नहीं थी कि ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इस समय दूसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई कि सबको ऑक्सीजन चाहिए। पहली लहर में कुछ एक लोगों को ज़रूरत हुई ऑक्सीजन की, सभी लोगों को नहीं ज़रूरत होती थी। समझिए कि 5% लोगों को या 3% लोगों को ज़रूरत हुई। दूसरी लहर में तो एकदम इतना हो गया कि 10 में 8 लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होने लगी। और उसमें मैं समझता हूँ कि सभी के जानकारी में ऐसे होंगे कि जो कि मौत हुई, संक्रमित हुए और मौत हुई। पहला लहर और दूसरे लहर के बीच क्या अंतराल था सिम्टम में? मरीजों के सिम्टम में क्या? मरीजों के सिम्टम काफ़ी बढ़ गए थे। पहले वाले जो लहर आई थी उसमें बहुतों को तो सिम्टम हुआ ही नहीं। बहुत समझे 1000-1500 मरीज जो आए, संक्रमित हो गए, तो कुछ नहीं होता था। वो ये सोचता था कि मैं क्यों अस्पताल में पड़ा हूँ, ऐसे भी थे। कुछ लोगों को सिम्टम्स आने लगे, लेकिन सेकेंड लहर में कोई भी ऐसा नहीं था जिसको सिम्टम्स नहीं था। सभी लोगों को लगभग कम या ज़्यादा सिम्टम्स आया ही। सिम्टम्स में बुखार, सांस फूलना, दम फूलना और उसके बाद काफ़ी कमजोरी, बुखार के अनुपात में काफ़ी कमजोरी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, शुगर, जो उसके साथ एडजॉइनिंग बीमारियाँ थी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब काफ़ी बढ़ गया था।
तो इस तरह का सिचुएशन था। और उसमें जो भी संक्रमित हुए तो प्रतिशत मात्रा अगर देखें तो पहली लहर से दूसरी लहर में बहुत अंतर था इसमें मौत का और संक्रमित होने का। और अगर जो संक्रमित से ठीक भी हुए तो उनको बहुत सारे पोस्ट कोविड लक्षण रहे। सर, तीसरी लहर की बात चर्चा चल रही है, तैयारी भी प्रारंभ हो गई, कई जगह तीसरी लहर के जो दिखाई जा रही है वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट क्या है उसको भी, तो यहाँ तीसरी लहर के क्या अनुमान है, किस तरह के सिम्टम आ सकते हैं मरीजों में, इसका क्या? देखिए, अभी एक बात और भी चली है। पहले लहर में जो बात आई थी वो 60 से ऊपर वालों को ज़्यादा हुई थी, 60 से ऊपर वालों को ज़्यादा हुई थी और डेथ भी उन्हीं लोगों में हुई। दूसरी लहर में 45 से 60 के बीच के भी काफ़ी लोग इसमें संक्रमित हुए और उनमें भी मौत काफ़ी हुई। तो पहले लहर को देखते हुए कि जो वृद्ध लोग थे उनको हुआ या जिनको डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर था उन लोगों को ज़्यादा हुआ। दूसरी लहर में 45 से 60 वाले को भी ज़्यादा हुआ और उसमें हुई। तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है देखते देखते कि अब किशोरावस्था के लोगों को होगा या जो 18 से 45 है या 15 से 45 है उसमें ज़्यादा होगा। इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है देखते हुए, पहले लहर और दूसरे लहर को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। कहाँ तक है इसका भी कोई सर्वेक्षण 100% सही नहीं आया है, लेकिन ऐसी आशंका हो रही है। ऐसी परिस्थिति में लोगों को अभी से क्या करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े चिकित्सक हैं और आपने पहला भी देखा, दूसरा भी देखा और अब तीसरे के अनुमान है, तो क्या कहेंगे मतलब अपने दर्शकों को? तीसरी लहर को तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी लहर आएगा नहीं, आता नहीं है, हम लाते हैं, क्योंकि ये कभी भी कहीं से चलकर दूसरे शहर से किसी दूसरे शहर में नहीं जाता है। इसको जब हमारे जो नागरिक हैं वो वहाँ जाते हैं कहीं और वहाँ से संक्रमित होकर के आते हैं, जहाँ पर जो संक्रमित जोन है वहाँ से संक्रमित होकर आते हैं, तो फिर अपने लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ से फैलता है। इस तरह से चेन बनता है और ये जब तक चेन चलता रहेगा तब तक लोग संक्रमित होते रहेंगे। जब ये चेन टूटता है तभी संक्रमण नहीं होता है। रिटायरमेंट के बाद आपने मरीजों का उसी तरह इलाज प्रारंभ किया जो वहाँ भी रहते थे, यहाँ भी। अब आप नए तरीके से, नए विकसित अपने जो संस्थान है उसको, प्रसाद पॉलिक्लिनिक को और विकसित आपने किया है, तो किस किस तरह की सुविधा है ताकि मरीज अगर कहीं भी रहे तो वो आए विश्वास के साथ कि हाँ अब यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है? ये हमारा जो प्रसाद पॉलिक्लिनिक है बंगलागढ़ में है, दरभंगा में। इस तरफ में नॉर्थ दरभंगा कह लीजिए, उत्तर दरभंगा, उत्तरी दरभंगा कह लीजिए, ऐसा कोई संस्थान नहीं था। तो हम लोगों ने जो भी था वो लहरियासराय या मिड दरभंगा में था, इधर नहीं था। तो हमने इधर ही एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है जिसमें सभी फैकल्टी के लोग हैं, स्पेशलिटी के लोग हैं और उसमें शिशु रोग विभाग है, इसमें चर्म रोग विभाग है, डेंटल केयर है, स्त्री प्रसूति रोग विभाग है, इसमें सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो इतनी सारी सुविधाओं के साथ आईसीयू है हमारा 10 बेड का, एनआईसीयू है, निकू है छोटे बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए वो है। यहाँ दांत बनाए जाते हैं, दांत की सारी समस्याएं ठीक की जाती है, वो है। हमारे यहाँ हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी है, हमारा अपना ऑक्सीजन ये है, उससे हम लोग उसके थ्रू पाइपलाइन के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा एसटीयू है समय मॉनिटर से अब जो भी आधुनिक जो सुविधाएं होती है उस सबसे साथ सुसज्जित है। हमारा एम्बुलेंस है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर अपना है, सब तरह से करते हैं। और बड़ी सबसे बड़ी बात है ये सुविधा है, लेकिन ये सुविधा अगर उसको समय पर उपलब्ध हो पाता है ये भी उतना ही आवश्यक है। हमने उसके लिए इमरजेंसी वार्ड बनाया है कि पहले मरीज आता है उसका वहीं पर देखभाल और कर लेते हैं। अब उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि इसको वार्ड में जाना है या इसको आईसीयू में जाना है या फिर एचडीयू में जाना है, इसी तरह के। और साथ साथ हम लोग ये तो इलाज करते हैं और हम लोग बजट का भी ध्यान रखते हैं कि मरीज को कम से कम खर्च में बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाए। मेरे यहाँ कैशलेस का भी प्रोविज़न है, मेरे यहाँ जितने भी तरह के इंश्योरेंस होते हैं उन लोग को दिया जाता है, आप स्वाइप कर सकते हैं, कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ये सब है। सुविधाएं तो बहुत रहती दिया जाता है, लेकिन कभी कभी मरीज जिसका तो कैशलेस है या फिर इंश्योरेंस है तो उतना नहीं उन्हें महसूस होता है, लेकिन जिनके पास आमदनी कम है या पैसा कम है और चाहते हैं सुविधा भी हो, उस सब के लिए एक हम लोगों ने कम बजट में
ये शुरू से मेरा ये रहा है कि मरीज़ के पॉकेट पर भारी नहीं पड़े। और ऐसा भी होता है, जो मरीज़ कुछ इस तरह से कहते हैं या आप लोग भी कहते हैं, तो मैं उनको कुछ छूट भी देता हूँ जब आप लोग कहते हैं, या फिर मुझे महसूस होता है कि ये नहीं दे पाएगा इतना, तो मैं छूट भी देता हूँ। और आप लोगों से और लोगों से भी कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। मेरा ये है कि इस इलाके में जो गरीब है उनको भी सोचते हैं कि अस्पताल में ऐसी सुविधा नहीं मिली। बहुत लोग अस्पताल से सोचते हैं नहीं है, यहीं नहीं DMC कहाँ जाओगे। मैं जब तक था बहुत कोशिश की कि वहाँ का इस समस्या दूर करें। बहुत हद तक हमने दूर किया, आप मेरे साथ होते थे। जब भी कोई समस्या दूर करना होता था तो आप मेरे साथ होते थे। तो ये सब हम लोगों ने किया। लेकिन अब उस दोनों के बीच की कड़ी हमने अपना प्रसाद पॉलीक्लिनिक बनाया है, जो अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक का बीच का जो खर्च का अंतर है, उसके लिए हमने इस हॉस्पिटल की, मल्टी हॉस्पिटल की स्थापना की है। हम सोचते हैं अधिक से लोग इससे लाभ उठाएं। तो हम बताते हैं, जिस तरह दरभंगा DMCH में आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर RR प्रसाद ने वहाँ कई ऐसे कदम उठाए जिसे ऐतिहासिक कहा जा सकता है। उससे पहले कई अधीक्षक आपने देखा होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि DMCH में इस तरह की व्यवस्था लागू हुई। यहाँ अपने भी राशि खर्च करके उन्होंने कई ऐसे मशीनों को ठीक कराया जो लाखों करोड़ों रुपए की थी, लेकिन मात्र 1000-2000 रुपये के लिए वो बंद पड़ी थी। तो ये सिस्टम उन्होंने वहाँ डेवलप किया। उन्होंने रोटरी क्लब के साथ मिल करके कई बड़े कार्य किए वहाँ पर, जो आप लोग देख रहे हैं, इमरजेंसी के सामने हो, पैथोलॉजी के सामने हो, इसके अलावा और भी कई कार्य हो। इसी तरह अब अपने संस्थान के माध्यम से तमाम लोगों को रिटायरमेंट के बाद और बेहतर सुविधा हाई तकनीक के साथ उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि कोई भी मरीज निराश न हो, चाहे अमीर हो या गरीब। क्योंकि मरीज ना अमीर होता है ना गरीब होता है, बशर्ते सामने वाला ईमानदारी के साथ उसे देखे, जिसके लिए डॉक्टर RR प्रसाद सदैव तैयार रहे। विशेष बिहार मिथानोसिस के स्क्रीन पर चल रहा हूँ हेल्पलाइन नंबर, आप जरूर अपनी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन सुविधा भी सलाह में उपलब्ध करा दी जा रही है। धन्यवाद।